हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है कियान सर की शानदार क्लास में। आज हम नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर को आगे ले जाने वाले हैं। कल मैंने आपको इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो रिमेंबर करवाए थे, सारे याद करवाए थे। 12 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे जिससे आपको ये चैप्टर पूरी अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ 12 पॉइंट याद करना है और ये जो चैप्टर है आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। आज की वीडियो में हम इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे। इसमें मेन एलिमेंट्स क्या हैं, मेन कैरेक्टर्स क्या हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे जो पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत काम की चीज होगी। ठीक है, इसके बाद में हम वर्ड टू वर्ड, जैसा आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखा है, उससे वर्ड टू वर्ड चैप्टर को हम लोग समझेंगे। ठीक है, रेडी हैं आप सभी लोग? अपने दिमाग को प्रिपेयर कर लिया, दिल को प्रिपेयर कर लिया? बाकी कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से कमेंट करके थोड़ा सा बता दीजिए। आपके दिन कैसे जा रहे हैं, रातें कैसी जा रही हैं? थोड़ा सा टेंशन होगा ही, क्लास 10th है, आखिर बोर्ड्स हैं, है ना? तो थोड़ा सा टेंशन तो होता ही है कि यार हमको बहुत मेहनत करना है। बाकी आपको हार नहीं माननी है। जैसे हार नेल्सन मंडेला ने हार नहीं मानी, आपको भी हार नहीं माननी है ना? कहानी का जो सबसे मेन कैरेक्टर और सबसे पहला कैरेक्टर जो है वो खुद नेल्सन मंडेला जी हैं। ठीक है, अब ये जो पूरा चैप्टर है इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, इन्होंने खुद लिखी है और जो इनकी ऑटोबायोग्राफी की बुक है उसमें से छोटा सा पार्ट आपको एज अ चैप्टर दिया गया है। ठीक है, बहुत ही इंस्पिरेशनल बात है, स्टोरी है। स्टोरी नहीं कह सकते क्योंकि ये ट्रू इवेंट है। ठीक है, जैसा हुआ था वैसा की वैसा ही लिखा है। तो बहुत ही इंस्पिरेशनल चीजें इसमें चैप्टर में बताई गई हैं, है ना? चलिए बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। पहला हमारे पास मेन कैरेक्टर है खुद हमारे नेल्सन मंडेला जी, है ना? चलिए, ये कौन है? ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे। कब थे? इनका जन्म कब हुआ था? सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इनका जन्म कब हुआ था कोई बता सकता है कमेंट में? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? चलिए, 18 जुलाई। आगे आगे क्या था? 19 19 18, है ना? कल ही मैंने आपको बताया था इनका जन्म कब हुआ था, 18 जुलाई 1918 को। और जो इनॉग्रेशन डे था, जो पूरा जो समअप हुआ था, इनका जो आंदोलन था, सारी चीजों के बाद में, लड़ने के बाद में इनको जो फ्रीडम मिली, उस दिन का नाम इन्होंने क्या रखा? द इनॉग्रेशन, है ना? वो कब हुआ था? 10 मई, है ना? 10 मई को। आपको ये याद रखना है कब हुआ था? 10 मई को। चलिए, इनका रोल जो चैप्टर में है, द मेन ऑथर है सबसे पहले तो, है ना? यही चैप्टर के ऑथर है, यही करता धरता है। ठीक है, एंटी अपार्थाइड लीडर। एंटी अपार्थाइड मतलब क्या होता है बेटू? एंटी अपार्थाइड मतलब क्या होता है मेरे कुछ पूछो? एंटी अपार्थाइड मतलब कोई गोरा है कोई काला है ना? कोई गोरा है कोई काला है, उसमें भेदभाव नहीं रखना। ठीक है, और किसी की चमड़ी का कलर से उसको हम जज नहीं कर सकते। कोई छोटा है या बड़ा उसको हम जज नहीं कर सकते। कोई अच्छी पोजीशन पे है, कोई थोड़ी कम अच्छी पोजीशन पे है, उसको भी हम जज नहीं कर सकते। उसी चीज को क्या बोलते हैं? एंटी अपार्थाइड, है ना? मेनली काले और गोरे में भेद ना करना, उसको क्या बोलते हैं? तो ये कैसे लीडर थे? एंटी अपार्थाइड लीडर थे, जो कि रंग भेद नहीं करते थे। ठीक है, एंड द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। कौन थे ये? पहले काले प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, है ना? जिनकी स्किन का कलर काला था, थोड़ा सा डार्क था। ठीक है, तो ये थे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। चलिए, इंपॉर्टेंस की बात कर लें। ही स्पेंट 30 इयर्स इन प्रिजन। प्रिजन मतलब जेल, है ना? जेल, प्रिजन मतलब जेल। He spent 30 years in prison fighting against racism.
भेदभाव, रेसिज्म मतलब भेदभाव, और ऊंच नीच का जो भेदभाव रखते हैं, जाति का भेदभाव रखते हैं, उस चीज से लड़ने के लिए उनको कितने साल लग गए? 30 साल। हालांकि 30 साल तो बस वो प्रिजन में रहे थे, जेल में रहे थे, कैद में रहे थे, लेकिन बचपन से ही वो बड़े होने तक अपनी बहुत संघर्ष उन्होंने किया और सारी चीजें उन्होंने फिर फेस करी। उसके बाद में धीरे धीरे बच्चे में एक दिमाग आता है, वैसे ही पहले वो बच्चे थे, फिर बड़े हुए, जवान हुए, फिर एक एडल्ट मैन हो गए, तो इसमें फिर दिमाग भी विकसित हुआ और उनकी जो सोच का दायरा था वो भी बढ़ता गया। तो उसके बाद में उन्होंने फ्रीडम को चुना, है ना। उन्होंने क्या चुना? फ्रीडम को चुना, जो कि साउथ अफ्रीका में नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि व्हाइट सुप्रीमेसी के कारण। व्हाइट सुप्रीमेसी कौन है सर? क्या आंसर, व्हाइट सुप्रीमेसी क्या है? व्हाइट सुप्रीमेसी का इसमें मतलब है कि जो गोरे लोग हैं, है ना, गोरे गोरे चमड़े वाली जो लोग हैं, वो काले लोगों पर जुल्म करते थे, है ना, भेदभाव बहुत रखते थे, ऊंच नीच की जाति का भी भेदभाव रखते थे। तो इन सब चीजों से लड़ने के लिए और नेल्सन मंडेला फ्रीडम पाने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत लड़ाई करी, और इसके चलते 30 साल तक वो जेल के अंदर भी रहे। He believes that true courage is not absence of fear but victory, है ना, विक्ट्री ओवर इट। क्या बोल रहे हैं नेल्सन मंडेला जी? ये बोल रहे हैं ही बिलीव्स दैट ट्रू करेज इज नॉट फियर, एब्सेंस ऑफ फियर, है ना। क्या है? अगर डर है तो वो ही बिलीव्स दैट ट्रू करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर। अगर आपको डर नहीं है तो वो हिम्मत नहीं है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके पास में हिम्मत है उसको डर नहीं लगता है, ठीक है, उसे भी डर लगता है। लेकिन असली बलवान, असली फाइटर, असली हिम्मत वाला इंसान वही है जो अपने डर को ओवरकम कर ले, है ना, अपने डर को पास गो कर ले, ठीक है। वही असली क्या है? असली करेजियस है, असली हिम्मत वाला है, असली शक्तिशाली इंसान है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? शक्तिशाली को भी डर लगता है, लेकिन असली शक्तिशाली वही है और जीतता भी वही है जो अपने डर को काबू कर ले। जीत के आगे डर के आगे जीत है ना। माउंटेन ड्यू का जो डायलॉग है, डर के आगे जीत है, वही वाली बात यहां पर लिखी गई है। चलिए सेकंड कैरेक्टर की तरफ हम बढ़ते हैं, और ये क्या है? जेनानी। जेनानी कौन है? जेनानी कौन है? नेल्सन मंडेला जी की डॉटर है। कौन है? नेल्सन मंडेला जी की डॉटर है। उनकी फोटो आप यहां पे देख सकते हैं, है ना। जब ये इनॉग्रेशन डे पे अपना स्पीच दे रहे थे, अपनी ओथ ले रहे थे, शपथ ग्रहण कर रहे थे, तो जेनानी इनके साइड में ही खड़े होकर इनका करेज बढ़ा रही थी, मतलब इनका साथ दे रही थी, इनकी हिम्मत बढ़ा रही थी, ठीक है। हालांकि ये ओथ की फोटो नहीं है, लेकिन इसी तरीके से वो साथ में खड़े हुए थे। शी अकम्पेन्ड, अकम्पेन्ड मतलब, अकम्पेन्ड मतलब ये उनके साथ में गई थी, गो विथ, उनके साथ में गई थी। क्या? उस पार्टी का हिस्सा बनके, इनका हिस्सा बनके, इनको हिम्मत देने के लिए, ठीक है। इसका अकम्पेन्ड मतलब हर फादर ऑन द हिस्टोरिकल डे ऑफ द इनॉग्रेशन, है ना। द इनॉग्रेशन जो सेरेमनी है, जिसको द इनॉग्रेशन नाम दिया गया है, उसमें ये साथ में गई थी अपने फादर की हिम्मत बनकर। थर्ड कैरेक्टर हमारे पास में है, थर्ड कैरेक्टर हमारे पास में है डॉक्टर डे क्लर्क, है ना, डॉक्टर डे क्लर्क। कौन है ये? ये है सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, है ना। ये कौन है? द सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट है। कहां के? साउथ अफ्रीका के, है ना, उस समय के। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन sworn in on the podium during the inauguration ceremony. सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट ने ही सबसे पहले ओथ ग्रहण की थी, ओथ शपथ ली थी, है ना। वही बताया गया है पूरे चैप्टर में कि सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट जो कि मिस्टर डे क्लर्क थे, इन्होंने सबसे पहले शपथ ग्रहण करी थी। थर्ड फोर्थ हमारे पास में है ताबो एम्बेकी। कौन है? ताबो
एम्बेकी, ये भी क्या है, डिप्टी प्रेसिडेंट है। ठीक है, ठीक है, ये कौन है, डिप्टी प्रेसिडेंट है। और इन्होंने सेकेंड बार में जो ओथ का कार्यक्रम है वहां पर ओथ ली थी, है ना। ही वॉज sworn in right after मिस्टर डे क्लर्क, मतलब इनके जस्ट बाद में इन्होंने ओथ ग्रहण करी थी, है ना, शपथ ग्रहण करी थी। फोर्थ हमारे पास में है अफ्रीकन फ्रीडम फाइटर्स, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है अफ्रीकन फ्रीडम फाइटर्स। आप इन सभी की फोटो भी देख सकते हैं, हालांकि वो बहुत सारे हैं। नेल्सन मंडेलास कॉमरेड्स एंड नेशनल हीरोज, है ना, उनके साथीगण जो उनको लड़ाई में मदद कर रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं, वो लोग, है ना। तो वो ये सभी लोग हैं मैन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी हु सेक्रीफाइसेस देयर लाइव्स टू एंड अपार्थाइड, है ना। इन्होंने क्या किया है, बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं, किस चीज को खत्म करने के लिए, ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म करने के लिए, काले गोरे में फर्क करने को खत्म करने के लिए। ठीक है, इसके लिए उनको बहुत सारा करेज, हिम्मत लगी और बहुत लोगों का साथ लगा और बहुत सारी जो हिम्मत सबने साथ में जुटाई, वो सभी की हिम्मत की वजह से ये सारी चीजें हो पाई हैं। मंडेला कॉल्स देम द ट्रू डायमंड्स ऑफ साउथ अफ्रीका, इनको मंडेला क्या बोलते थे, ये हीरे के समान है, सच्चे शुद्ध हीरे के समान है ये साउथ अफ्रीका के लिए, ये सारे ही हमारे फ्रीडम फाइटर्स, है ना। अब हमारे पास में है मेन एलिमेंट्स, है ना। मेन एलिमेंट्स मतलब कि जिस चीज पे बात हो रही है, जिस चीज के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, क्या क्या है ऐसे मेन एलिमेंट्स। सबसे पहला तो है अपार्थाइड, सबसे पहला क्या है, अपार्थाइड। मीनिंग क्या है इसका, अ पॉलिटिकल सिस्टम इन साउथ अफ्रीका दैट सेपरेटेड पीपल बेस्ड ऑन देयर स्किन कलर, ब्लैक वर्सेस व्हाइट, है ना। अपार्थाइड का मतलब मैं आपको बहुत बार बता भी चुका हूं, अभी भी 2-3 बार बताया। अ पॉलिटिकल सिस्टम इन साउथ अफ्रीका दैट सेपरेटेड पीपल बेस्ड ऑन देयर स्किन कलर, जो वहां की पहले की पॉलिटिकल पार्टी थी, है ना, वो क्या करते थे, अपार्थाइड करते थे, मतलब ब्लैक और व्हाइट्स में भेदभाव करते थे, डिफ्रेंशिएट करते थे उन लोगों को। रोल क्या है इनका, इट क्रिएटेड डीप वुंड्स एंड फोर्स द ब्लैक पॉपुलेशन इनटू एक्सट्रीम सफरिंग, पॉवर्टी एंड आइसोलेशन। ठीक है, इस वजह से काले लोगों में क्या हो गया था, बहुत ज्यादा उन्होंने संघर्ष किया, है ना, बहुत ज्यादा संघर्ष किया, एक्सट्रीम सफरिंग, है ना, वो अपने पॉवर्टी लाइन से भी बिलो चले गए थे, मतलब खाने राशन कुछ था नहीं उनके पास में, पैसा नहीं था, तो एकदम बहुत ही गरीब हो चुके थे। आइसोलेशन की कमी हो गई थी, रहने घर नहीं मिल रहा था, छत नहीं मिल रही थी, खाने को खाना नहीं मिल रहा था, ये सारी चीजों के लिए उनको सफर करना पड़ा, है ना, उनको इस चीजों को भुगतना पड़ा। द इनॉग्रेशन डे, सेकेंड एलिमेंट क्या है हमारे पास, द इनॉग्रेशन डे। इनॉग्रेशन डे कब है हमारा, 10 मई 1994। ठीक है, इसको याद रखना है, क्या है, 10 मई 1994। क्या है बच्चों, 10 मई 1994। यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर इन प्रेटोरिया। इनॉग्रेशन डे जहां पर हो रहा था, है ना, जहां पे हो रहा था, उस जगह का नाम क्या बता रहे हैं, उस जगह का नाम क्या है, एम्फी थिएटर इन प्रेटोरिया, है ना। वो क्या था, एक एम्फी थिएटर था। एम्फी थिएटर का मतलब ये होता है स्टेडियम जिसके ऊपर छत नहीं है और बैठने की पूरी जगह है, बीच में पूरा ग्राउंड है, जैसे क्रिकेट मैचेस आप देखते हैं, उसी टाइप का एम्फी थिएटर था। ठीक है, जिसके ऐसा ऑडिटोरियम जिसमें छत नहीं है उसको क्या बोलते हैं, एम्फी थिएटर बोलते हैं, है ना। और ये कहां पर हो रहा था, सारा कार्यक्रम कहां पे हो रहा था,
ये सारा कार्यक्रम साउथ अफ्रीका की कैपिटल जो कि है प्रेटोरिया में हो रहा था। सिग्निफिकेंस, इट मार्क द एंड ऑफ वाइट रूल एंड द बर्थ ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। क्या बनी उस दिन? साउथ अफ्रीका की फर्स्ट डेमोक्रेटिक, है ना, एकदम फेयरली, जहां पे वोटिंग होती है ना, जहां पे वोट की चोरी नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक। और ये पहली ऐसी पार्टी थी, साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल पार्टी। नॉन रेशियल मतलब किसी में भेदभाव नहीं रखना और सभी को समान दृष्टि से देखना। ये वहां की पहली डेमोक्रेटिक ऐसी पार्टी थी, है ना। इट मार्क द एंड ऑफ वाइट रूल एंड द बर्थ ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और इन्होंने क्या किया? व्हाइट जो रूल कर रहे थे वहां पे, व्हाइट सुप्रीमेसी था, उसका जो रूल था उसको ब्रेक कर दिया, है ना, एंड कर दिया, खत्म कर दिया। और अपनी एक डेमोक्रेटिक पार्टी को सामने लेके आए, वोटिंग हुई और उसमें नेल्सन मंडेला जी जीते। और उसके बाद में सारा जो भेदभाव था साउथ अफ्रीका में वो खत्म हुआ और काले गोरों में सारा जो भेदभाव था वो भी एकदम पूरी तरीके से खत्म हो गया। और इसके बावजूद कि व्हाइट सुप्रीमेसी में काले लोगों के लिए भेदभाव था, लेकिन नेल्सन मंडेला ने क्या बोला स्टेज से कि हम भले ही हमने संघर्ष किया हो, भले ही गोरे लोगों ने हम पे जुल्म किए हों और हमने बहुत ज्यादा सहा हो, लेकिन फिर भी अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। हम गोरे लोगों से दुश्मनी नहीं निकालने वाले हैं, नहीं चाहते हैं हम दुश्मनी निकालना। और अब ना ही गोरे लोग सफर करेंगे और ना ही काले लोग सफर करेंगे, है ना। दोनों को मैं समान दृष्टि से देखूंगा। गोरे लोग ये ना सोचें कि अब जुल्म उन पे होने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये नॉन रेशियल गवर्नमेंट है। थर्ड हमारे पास में है ट्विन ऑब्लिगेशंस। ट्विन ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारियां, जिम्मेदारियां, है ना। दो जिम्मेदारी बताई गई है नेल्सन मंडेला के द्वारा, जो कि हैं मंडेला एक्सप्लेन्स दैट एवरी मैन हैज टू मेन ड्यूटीज, है ना। उसके जीवन में, हर एक इंसान के जीवन में दो मेन ड्यूटीज होती हैं, है ना। कौन कौन सी ड्यूटीज होती हैं? चलिए आइए देख लेते हैं। पहली ड्यूटी जो है वो क्या है? टूवर्ड्स हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी ये है, और उस समय भी लोगों की ये थी और आगे आने वाले लोगों के लिए भी उनका परिवार सबसे पहली प्रायोरिटी रहता है। सबसे पहली जिम्मेदारी उनका परिवार होता है, ठीक है। कि परिवार में अच्छा राशन आ रहा है, अच्छे से रह पा रहे हैं, कपड़ा खाना है, छत है, और ये सब सारी सुविधाएं हैं। एक जीवनचर्या को अच्छी जीने के लिए सारी सुविधाएं हैं या नहीं है। तो ये हर एक इंसान की, हर एक मर्द की जो है जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी फैमिली, वाइफ, चिल्ड्रंस, पेरेंट्स, अपने फैमिली मेंबर्स को एक स्टेबल लाइफ दे सके, है ना। समझ में आ गया? तो पहला जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है? अपनी फैमिली के लिए है। और जो सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है? टूवर्ड्स हिज पीपल, कम्युनिटी एंड कंट्री। क्या है? टूवर्ड्स हिज पीपल, कम्युनिटी एंड कंट्री। सपोज करते हैं मैं शर्मा हूं, ठीक है। इसको एक ट्राइबल सोसाइटी मान लीजिए या ट्राइबल एक जाति मान लीजिए। तो जो मेरी ट्राइबल के लोग हैं, है ना, परिवार के बाद में कौन आएगा? फिर बाहर के, जैसे कॉलोनी मान लेते हैं, आपके कॉलोनी के लोग आएंगे, है ना। उसको आप एक गांव के जैसे मान लीजिए अभी दिमाग में। तो क्या आएंगे? हमारे परिवार के बाद में क्या आएगा? हमारी कॉलोनी आएगी, जिसमें सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। या आप सोसाइटी में रहते होंगे, है ना, बिल्डिंग में रहते होंगे, तो आपकी सोसाइटी आपके लिए, आपकी फैमिली के बाद में वो आपकी प्रायोरिटी है। उसके बाद में क्या आएगा? कम्युनिटी। कम्युनिटी जो आसपास में सभी लोग हैं, ट्राइबल में सभी लोगों के पास में सारी चीजें, सुविधाएं हैं या नहीं है, इस टाइप से सारी चीजें आएंगी। और कंट्री में जितने भी हैं लोग, अब उस टाइम तो काले गोरे की बात थी, तो जितने भी काले लोगों की ट्राइबल कम्युनिटी थी, सोसाइटी थी, तो उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। और उसके बाद में कंट्री हमारी आती है, हमारा देश सुरक्षित है कि नहीं,
ठीक है, हमारे देश की जिम्मेदारी कौन लेगा, है ना। तो पहली ड्यूटी आपको समझ में आ गई अपना परिवार, और सेकंड ड्यूटी आ गई हमारी कंट्री। ठीक है, परिवार के बाद में सारे जो देशवासी हैं और हमारा जो देश है वो सुरक्षित है या नहीं, ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये दो ऑब्लिगेशंस उन्होंने बताए। कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है इसमें? अंडर अपार्थाइड अ ब्लैक मैन वॉज पनिश्ड इफ ही ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टुवर्ड्स हिज कंट्री, है ना। अंडर अपार्थाइड जो काले गोरे का भेद है और व्हाइट सुप्रीमेसी का जो राज है, शासन है, उसके चलते वहां पे जो काले लोग थे इन दोनों ड्यूटीज में से सिर्फ एक ही निभा पाते थे। ठीक है, या तो सेकंड वाली ड्यूटी चुन के वो बागी बन जाते थे, रेबल्स बन जाते थे, या तो पहली वाली ड्यूटी चुन के वो अपना स्वतंत्रता स्वतंत्रता का जो हक है वो खो देते थे। ठीक है, या तो आप फैमिली को संभाल लो या तो फिर आप बागी बन जाओ, क्योंकि बागी बनने के बाद में परिवार खुद ही उनको हटा देता है, क्योंकि परिवार को भी थोड़ी ना सफर करना है उस चीज के लिए, है ना। जो फिर उनके ऊपर जुल्म होंगे कि आपने इनको छुपा रखा है या जो भी XYZ जो भी बातें हैं। पनिश्ड इफ ही ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टुवर्ड्स कंट्री, उसको क्या किया जाता था? प्रताड़ित किया जाता था, है ना। पनिशमेंट दी जाती थी, है ना, उसको सजाएं मिलती थी, जुल्म किया जाता था, एक लेबर की तरह उसको ट्रीट किया जाता था। चलिए, द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम, द रियल मीनिंग क्या बताया है फ्रीडम का, आइए देख लेते हैं रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम क्या है। Evolution in childhood freedom meant running in fields and swimming in streams. In youth, it meant getting a job and marrying. ठीक है, क्या बता रहे हैं? जब वो छोटे थे, बचपन में थे, करीबन 10-15 साल का आप मान सकते हैं, जब वो क्या करते थे? खुले मैदानों में दौड़ा करते थे और जो नदी नहर थी वहां पे तालाब थे उसमें तैरा करते थे। इसके अलावा जो बुल होते हैं, अपने जो सांड होते हैं, जो धीरे चलने वाले सांड होते हैं, उनकी वो सवारी किया करते थे। वो हालांकि इसमें नहीं लिखा है लेकिन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। और क्या करते थे जब वो यूथ हो गए, है ना। ये मीनिंग है फ्रीडम का, है ना। कोई ये पॉइंट को अच्छे से समझो कि क्या बोल रहे हैं। उनके लिए फ्रीडम का मीनिंग क्या था जब वो चाइल्डहुड में थे, है ना। जब वो चाइल्डहुड में थे तो उनका फ्रीडम का मीनिंग क्या था? दौड़ना मैदानों में, स्विमिंग करना, बुलों की सवारी करना, है ना, और आसपास की जगहों पर खेलना। जब वो यूथ हो गए, मतलब थोड़े से यंग हो गए, है ना, 25 साल के हो गए, तो उनका मेन फ्रीडम का मीनिंग क्या है? सबसे पहले तो पैसा कमाना, जॉब करना, बिजनेस करना, जो भी चीजें थी वहां पर, और उसके बाद में क्या है? अपना घर बसाना, है ना, शादी करना, बच्चे करना और अपने परिवार की सुरक्षा करना। तो ये जो उनका मीनिंग था फ्रीडम का, ये कब था? 25-30 साल की उम्र में ये फ्रीडम का उनके लिए मीनिंग था। फाइनल रियलाइजेशन, उनको रियलाइज कब हुआ कि मुझे पूरी देश के लिए फ्रीडम चाहिए? उनको एक कब रियलाइज हुआ? उनको एक कब रियलाइज हुआ? Mandela realizes that freedom is individuals. He could not be truly free until all his countrymen were liberated from oppressions, है ना। उनको ये कब रियलाइज हुआ? मंडेला रियलाइजेस दैट फ्रीडम इज इंडिविजुअली इंडिविजुअल, है ना। उनको ये रियलाइज हुआ कि जो मैं फ्रीडम देख रहा हूं ये असली फ्रीडम तो नहीं है, लेकिन जो फ्रीडम मुझे मिल पा रही है हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर, लेकिन इसके बाहर जो फ्रीडम है वो हमारी छीन रखी है किसने? व्हाइट सुपरमसी ने। और इसको ही सच्ची फ्रीडम कहा जाएगा। अगर हम पूरी तरीके से भेदभाव को खत्म कर दें तो इसी चीज को जो है वो फ्रीडम कहा जाएगा। उनको कब समझ में आया? अपने फाइनल रियलाइजेशन में उनको समझ में आया जब रहे होंगे वो 35 साल के आसपास। ठीक है, आई एम गेसिंग द एज, ऐसा एज क्राइटेरिया कुछ चैप्टर में दे नहीं रखा है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये एक एग्जांपल दे रहा हूं। 35-40 साल की उम्र में उन्होंने ये रियलाइज किया कि यार ये फ्रीडम नहीं है जो मैं समझ रहा हूं। ठीक है, जैसे जैसे उनका शरीर विकसित हुआ, दिमाग विकसित हुआ, उनकी फ्रीडम की जो मीनिंग थी वो भी चेंज होते गई। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्या है हमारे पास में?
बोथ ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड नीड लिबरेशन, है ना, लिबरेशन मतलब आजादी। किसको चाहिए? ऑपरेसर और ऑपरेस्ड को। किस किस को चाहिए? ऑपरेसर और ऑपरेस्ड को। अब इनका मतलब क्या होता है सर? इनका मतलब होता है बेटा, जो इंसान जो व्यक्ति जो इंसान जो व्यक्ति जो इंसान है ना, जो व्यक्ति जिस इंसान पे जुल्म कर रहा है, जो इंसान पे जुल्म कर रहा है ना, सपोज करते हैं येलो ग्रीन पे जुल्म कर रहा है ना, और ग्रीन जो है वो सह रहा है, ठीक है। लेकिन इसी को बोला गया है ऑपरेसर और ऑपरेस्ड, ठीक है। जो जुल्म दे रहा है और जो जुल्म सह रहा है, दोनों को ही फ्रीडम की जरूरत है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रीन वाले को तो फ्रीडम की जरूरत है क्योंकि उस पर जुल्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन येलो वाले को कैसे फ्रीडम की जरूरत है? उसके पास तो फ्रीडम है तभी तो जुल्म कर रहा है। लेकिन यहाँ पे इस चीज का मतलब ये है कि इसके दिल में जो नफरत भरी गई है ना, जो इसके दिल में हेट्रेड भरी गई है, उससे इसको फ्रीडम चाहिए, उससे इसको स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है। तो ये जो ऑपरेसर और ऑपरेस्ड है, इन दोनों को ही स्वतंत्रता चाहिए, एक को अपने नफरत से और एक को अपने गुलामी से, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला फिर आगे चैप्टर में ये भी बोलते हैं कि अगर इंसान नफरत करना सीख सकता है तो प्यार करना भी सीख सकता है, प्यार करना भी सीख सकता है। क्या सीख सकता है? प्यार करना भी सीख सकता है। तो हम यही करने वाले हैं आगे कि हम लोगों को प्यार करना सिखाएंगे। अभी तक नफरत करना सीखी है, अब हम प्यार करना सिखाएंगे। चलो, कोर आइडिया क्या है? द पर्सन बीइंग oppressed victim loses his freedom, but the oppressor, the person doing cruelty, is a prisoner of hatred and narrow mindedness. Both are robbed of their humanity. क्या बोला जा रहा है? दोनों ने ही अपनी ह्यूमैनिटी को खत्म कर दिया है ना। जो जुल्म सह रहा है और जो जुल्म कर रहा है, दोनों ने ही अपनी जो ह्यूमैनिटी है उसको जो है खत्म कर दिया है। The person being oppressed victim loses his freedom, but the oppressor, the person doing cruelty, is a prisoner of hatred, है ना। जैसा मैंने आपको बताया क्या है, वो अपनी नफरत का गुलाम है, एंड नैरो माइंडनेस, ठीक है, छोटी सोच, छोटी सोच का वो गुलाम है। बोथ आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, दोनों ही अपनी जो ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है, उससे भटक चुके हैं, ठीक है, उसको खो चुके हैं। चलिए, हमारा चैप्टर स्टार्ट करने का समय हो गया है। चैप्टर में अब हम पॉइंट बाय पॉइंट, लाइन बाय लाइन, वर्ड मीनिंग के साथ, हार्ड मीनिंग के साथ में, हार्ड वर्ड्स के साथ में सारा चैप्टर अब स्टार्ट करने वाले हैं। ये कुछ नेल्सन मंडेला जी की फोटोज हैं, आप इनको थोड़ा सा देखिए और इनके संघर्ष को याद कीजिए कि 30 साल के बाद भी इनका हौसला बुलंद की बुलंद ही रहा, है ना। इतने साल के बाद में और कोई भी इंसान होता, कोई भी शख्स होता, तो वो 30 साल का प्रिजन, आपको ऐसा लग रहा है सुनने में आसान, लेकिन 30 सालों में उनको मारा भी गया होगा, पीटा गया होगा, जुल्म किया गया होगा, कई महीनों तक खाना नहीं दिया गया होगा, है ना, पानी नहीं मिलता होगा, वहीं पे फ्रेश होना पड़ता होगा। एक जो छोटा सा कमरा होता है जेल का, उसी में सब कुछ करना होता है, खाना भी उसी में है, पोटी भी उसी में जाना है, सारी चीजें उसमें ही, सोना भी है। तो कैसे उन्होंने 30 साल गुजारे होंगे, आप सोच के देखिए। कोई 50 साल के इंसान को आप जेल में डाल दीजिए, वो 5 साल भी सहन नहीं कर पाएगा। 5 साल तो छोड़िए, 1 साल भी उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, है ना। तो आप जरा इन फोटोज को देखिए और याद कीजिए उनके संघर्ष को। और ये संघर्ष के बाद में जब उजाला आया तो इतना रोशनी लेकर आया कि उन्होंने इतिहास ही पलट के रख दिया, है ना। उन्होंने इतिहास ही
पलट के रख दिया। पहले नॉन रेशियल गवर्नमेंट उन्होंने बनाई साउथ अफ्रीका के अंदर, और ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट रहे साउथ अफ्रीका के, है ना। बहुत ही इंस्पायर करने वाली जर्नी नेल्सन मंडेला की रही है। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इसी चीज का मतलब है ना। चलिए, बहुत ही जोश और शोरो आवाज से हम ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मैंने सारी चीजें आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी हैं, समरी मैंने आपको बता दी है, मेन कैरेक्टर्स आपको बता दिए, मेन एलिमेंट्स आपको बता दिए, पॉइंट्स टू रिमेंबर भी आपको बता दिए हैं। अब हम बारीकी से पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड सारे चैप्टर को हम एक्सप्लेन और सुनने वाले हैं। हो सकता है थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो, क्योंकि आपको पता है चैप्टर जो है थोड़ा सा लेंथी है और बड़ा है, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा पार्ट करेंगे और कल हम इस चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। चलिए, अपार्थाइड मतलब पता है ना आपको? अपार्थाइड मतलब पता है ना आपको? क्या अपार्थाइड मतलब पता है आपको? अपार्थाइड का मतलब होता है रंग भेद की नीतियां, ठीक है। रंग भेद करना मतलब अपार्थाइड, है ना। यहां पर जो है वर्ड मीनिंग पूरे प्रॉपर तरीके से मैंने बना रखे हैं, आपको इनको इग्नोर नहीं करना है, इनको इग्नोर नहीं करना है। जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आएंगे, हो सकता है कि 2-3 वर्ड, 1-2 वर्ड छूट जाएं, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है कि एक छोटा वर्ड भी मैं आपके लिए इसके अंदर लिखूं, जैसे कि अनटिल, अब तक, है ना। बहुत ही बेसिक वर्ड है, लेकिन मैंने उसको उसके अंदर डाला है ताकि आपको बिल्कुल भी 1% भी दिक्कत नहीं आए। चलिए, apartheid is a political system that separated people according to their race, है ना। रेस मतलब क्या होता है? नस्ल, जाति। रेस मतलब क्या होता है? नस्ल, जाति। is a political system that separates people according to their जाति, है ना। ये जो सिस्टम था अपार्थाइड का, रंग भेद का जो सिस्टम था, जो कि व्हाइट सुप्रीमेसी के राज में चल रहा था, वो क्या करता था? ये पॉलिटिकल सिस्टम जो जातियों को अलग करता था, है ना, ऊंच नीच का भेद सिखाता था, काले गोरों में भेदभाव रखता था। तो ये अपार्थाइड का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम था। कैन यू से विच ऑफ द 3 कम्युनिटीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? क्या आप बता सकते हैं इन तीनों देशों में से कहां पे ये वाला सिस्टम रिसेंटली था? बताइए कहां पे था। ये आपका होमवर्क है, आपको है ना ढूंढ के आना है, कल पूछूंगा मैं कहां पे था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? हाँ सर सुना है, कौन नहीं सुनेगा। आपने ही तो अभी 100 बार उनका नाम ले दिया है ना। उनकी गाथा सुना दी है, जो उनकी फ्रीडम की कहानी थी वो हमको सुना दी है। चलिए, मंडेला and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid। क्या बोल रहे हैं? जो मंडेला की जो पार्टी थी, जो उन्होंने ज्वाइन करी थी, क्या नाम था पार्टी का? क्या नाम था पार्टी का? याद रख लेना, ANC। है ना, क्या नाम था पार्टी का? याद रख लेना, ANC, है ना। क्या नाम था? ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस से आपको याद रखना है, भारत में कांग्रेस पार्टी है हमारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, पी से उनका नाम, सॉरी, राहुल गांधी जी का नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मैं क्या बोलना चाहता था आप समझ गए होंगे सभी लोग। स्पेंड अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड, है ना। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी अपार्थाइड के सिस्टम को, पॉलिटिकल सिस्टम से लड़ने में। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन फाइनली। क्या बोल रहे हैं? उन्होंने 30 साल तक जेल में अब फाइनली गुजार दिए हैं। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ न्यू नेशन, ठीक है। वो क्या बने? फर्स्ट ब्लैक प्राइम मिनिस्टर बने न्यू नेशन के, साउथ अफ्रीका के, है ना। डेमोक्रेटिक इलेक्शन से, एकदम फेयर, एकदम स्वच्छ इलेक्शन से वो
डेमोक्रेटिक इलेक्शन से वहां के पहले काले प्रधानमंत्री बने। चलिए नेक्स्ट, इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, क्या बोल रहे हैं, उनका ये पूरा एक एक्सट्रैक्ट है ना, एक चैप्टर मान लीजिए, एक्सट्रैक्ट मतलब भी चैप्टर ही होता है। वो चैप्टर हमने जो निकाला है वो कहां पे से निकाला है, ऑटोबायोग्राफी में से निकाला है, जो अब हम पढ़ने वाले हैं। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन्स, द इनॉग्रेशन, है ना। इनॉग्रेशन किसको बोला था, मैंने आपको उसमें बताया था, मेन एलिमेंट्स में बताया था। द इनॉग्रेशन किस चीज को बोला कौन से ओकेजन को बोला उन्होंने द इनॉग्रेशन, किस चीज को नाम दिया उन्होंने, उनके जो शपथ समारोह का कार्यक्रम था उस चीज को क्या नाम दिया, द इनॉग्रेशन। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी, अब वो पूछ रहे हैं हमसे कि आप गैस करो इस चीज को कि वो ओकेजन काहे का था, लेकिन मैंने तो आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो ये जो बुक में आपका अबाउट चैप्टर दे रखा है वो वाला पार्ट है। चेक योर गेस विथ हिज दिस न्यूज आइटम फ्रॉम द बीबीसी ऑफ 10 में 1994। क्या बोल रहे हैं, अब हमने एक न्यूज का पैराग्राफ दे रखा है आपकी टेक्स्ट बुक में, वो भी हम समझेंगे, वो कहां से है, बीबीसी से है। बीबीसी एक न्यूज चैनल का नाम है, वहां से ये पेपर, न्यूज पेपर का नाम है, वहां से ये आर्टिकल है। आर्टिकल में क्या लिखा है, मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, है ना। मंडेला जो बन गए, नेल्सन मंडेला क्या बन गए, साउथ के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज, है ना। 3 सेंचुरीज के बाद में, 3 सेंचुरीज के बाद में, है ना। 3 सेंचुरीज से किसका रूल चल रहा था, गोरे लोगों का रूल चल रहा था, व्हाइट सुप्रीमेसी चल रही थी। 3 सेंचुरीज के बाद में सफेदों का रूल हटा, गोरे लोगों का रूल हटा, और मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वॉन 252 ऑफ द 400, है ना। 252 वोट से जीत गए, कितने में से 400 सीट थी, 242 सीट्स वो जीत गए। तो एकदम फेयर इलेक्शन हुए, और हमारे जो नेल्सन मंडेला जी हैं वो जीत गए इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। जब से साउथ अफ्रीका बना है तब से लेके अब तक ये पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन था, है ना, पहला फेयर इलेक्शन था जिसमें नेल्सन मंडेला जी जीते। द इनॉग्रेशन सेरेमनी, याद रखिए, द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स अपार्थाइड इन प्रेटोरिया, है ना। कहां पे हुई, अपार्थाइड, अपार्थाइड का मतलब मैंने आपको बता दिया है, बिना छत का गोल मैदान, ठीक है, जहां पे स्टेडियम होता है ना, जिस टाइप का आप मैचेस देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं, उसी टाइप का, उस चीज को क्या बोलते हैं, अपार्थाइड बोलते हैं। वैसे ऑडिटोरियम को क्या बोलते हैं, अपार्थाइड बोलते हैं, जिसमें छत नहीं होती। वो कहां पे था, प्रेटोरिया में। प्रेटोरिया क्या है सर, प्रेटोरिया बेटा एक जगह का नाम है, और ये क्या है, प्रेटोरिया कैपिटल है साउथ अफ्रीका की। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। क्या बता रहे हैं, यहां पे ये जो कार्यक्रम था वो किसने अटेंड किया, पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज ने, है ना, जो नेता लोग थे और जो एक बहुत ही ऊंचे पद पे जो लोग बैठे हुए हैं, डिग्निटरीज जो बहुत सम्मानीय हैं, है ना, उन्होंने ये कार्यक्रम ज्वाइन किया। और वो कहां से आए थे, 140 कंट्री में से, अलग अलग जगहों से वो लोग आए थे पूरी दुनिया में से। नेवर नेवर अगेन will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address, है ना। ये पहली बार देखा गया साउथ अफ्रीका के अंदर, और आगे भी पता नहीं कब देखा जाएगा इतना अच्छा और सुंदर नजारा, ठीक है, ये पहली बार देखा गया, नेल्सन मंडेला ने बोला। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, ठीक है, ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है।
जुबिनल मतलब बहुत ही खुशी का माहौल था, है ना। जुबिलेंट सीन्स मतलब बहुत ही खुशनुमा माहौल था। जैसे होली पे जो इंदौर के बच्चे हैं वो होली पे राजबाड़ा निकल जाते हैं, जैसे खुशनुमा एकदम माहौल होता है राजबाड़ा में, वैसे ही होली जैसा माहौल कहाँ पे बन गया था, प्रेटोरिया में बन गया था, साउथ अफ्रीका की कैपिटल में बन गया था। फॉलोड द सेरेमनी विथ ब्लैक्स। अब जो गोरे और काले लोग थे वो दोनों ही साथ में इसको सेलिब्रेट कर रहे थे, साथ में खुशियां मना रहे थे। व्हाइट एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर, ठीक है। जो गोरे लोग थे और बाकी के दूसरे चमड़ी वाले लोग थे वो सब लोग साथ में मिलके सेलिब्रेट कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे, है ना। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन men, women and children of all races sang and dance with joy, ठीक है। सभी लोग साथ में मिलके रेम्बो गैदरिंग हुई थी ना। रेम्बो गैदरिंग मैंने आपको बताया था, पॉइंट्स टू रिमेंबर में। रेम्बो गैदरिंग का मतलब होता है सारे उच्च नीच वर्ग के लोग, काले गोरे लोग सभी वहां पे आए थे, तो उस चीज को क्या बोला गया है चैप्टर में, रेम्बो गैदरिंग बोला गया है ना। रेम्बो गैदरिंग हुई और सभी लोग गाना गा रहे थे, नाच रहे थे, कूद रहे थे और मस्ती कर रहे थे है ना। अब इसके का आगे का जो चैप्टर है वो हम चालू करेंगे कल, ठीक है। और हो सकता है कि कल ही हम पूरा चैप्टर खत्म कर दें, या हो सकता है कि थोड़ी सी क्लास और बढ़े। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा है जल्दी से कमेंट्स में आप बता दीजिए। नेल्सन मंडेला की कहानी आपको कैसी लग रही है, इंस्पिरेशनल लग रही है या नहीं लग रही है, ये कमेंट्स में बता दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। सारे इंस्टाग्राम हमारे सोशल मीडिया को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कियान शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।